A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. So today we will be starting with Unit 2 of BSOG 173, which focuses around factors and instruments of development, this particular unit. और आज हम इसका part 1 करने वाले हैं. You can check out Unit 1 on my channel. It's over there in the playlist. You can check out my other courses too. They would be helpful in your preparation. And my channel would be providing you the best explanative sessions with quality material. If you find them helpful, you can like, subscribe and share. प्लस में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे. फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन send your doubt to me through doubt form, mail or comment section. You can check the description box for attached sources and links. And let's start with today's content straightforwardly. So आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन यूनिट 2 का. देन द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट वी वुड बी स्टार्टिंग टुडे. उसके हम वन ऑफ द important factors को कंसीडर करेंगे, दैट आर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चरल फैक्टर्स. ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में अगर आप देखते हो तो इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं दैट वी वुड बी लाइक कंप्लीटिंग इन पार्ट 2. एंड अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में देखते हो तो फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको उसके बारे में सारे फैक्टर्स पता होना चाहिए. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. सो वी नो दैट सोशल डेवलपमेंट जो है, जब हम सोसाइटी या सोशल लेवल पे जब बात करते हैं, पूरी कम्युनिटी या ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर डेवलपमेंट इज लाइक अ प्रोसेस दैट बेसिकली एनलार्जेस वंस चॉइसेस. क्योंकि ये आपकी चॉइसेस को एनलार्ज करता है और इंक्रीज करता है. बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट यू गेट ऑल्टरनेटिव्स. आपको और ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि आप बेस्ट से बेस्ट वाला अपने लिए चूज कर पाते हो. ठीक है. ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक तरीके से एनहेंस करता है. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, तो यहाँ पर मेन हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के बारे में, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज. ठीक है. डेवलपमेंट जो है वो आपको एम्पावर करता है फॉर अचीविंग दीज गोल्स. इन तीनों गोल्स को अचीव करना, कि आपकी लाइफ हेल्दी हो और लॉन्ग हो, आपको बेस्ट एजुकेशन मिले और आपको अच्छे से रिसोर्सेज का एक्सेस मिले. ठीक है. इन सबको हम अचीव कर पाते हैं थ्रू डेवलपमेंट. ठीक है. सोशल डेवलपमेंट कंसर्न्स मोर देन ह्यूमन कैपेबिलिटी बिल्डिंग टू इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड स्किल्ड नॉलेज पर्सन. ठीक है. सोशल डेवलपमेंट आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा आपके हेल्थ और आपके स्किल्स और आपकी नॉलेज के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करता है. देन वी विल बी सीइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अगर हम समझे तो ये वो फैक्टर्स हैं थ्रू which basically contributes to the process of development. विकास को लाने में ये कुछ फैक्टर्स हमारे पास हैं. तो वी हैव इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल स्ट्रक्चरल फैक्टर्स. ये हमारे मेजर पोर्शन ले रहे हैं इस टेंथ में. बाकी ये थोड़े छोटे छोटे वाले पोर्शंस हैं. कल्चरल फैक्टर्स, फिजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पर्सन थे जिनका नाम था स्पेंजलर, जिन्होंने जो है कैटेगराइज करा, कैटेगरीज प्रोवाइड करी फैक्टर्स को 3 मेन कैटेगरीज में. जितने भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं, इन्होंने अपनी तरफ से उनको 3 ग्रुप्स या लाइक कैटेगरीज में डिवाइड करा. तो पहले ग्रुप में आते हैं वो सारे मेन फिजिकल एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड. इसके अंदर आपके वो सारे एजेंट्स आ जाएंगे, बेसिकली वो सारे इनपुट आ जाएंगे जो कि आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को बेसिकली फैसिलिटेट करता है. और ये वो सारे एजेंट्स हैं या फिजिकल इनपुट्स हैं, बेसिकली जो आप रॉ मटेरियल डालते हो या आप और कोई भी इनपुट डालते हो, ये वो है जो रीन्यूएबल है, जो बार बार आपको मिल पाएंगे. ठीक है. इसके अंदर आप देख सकते हो लैंड हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए. ठीक है. ये आपके नॉन रिप्रोड्यूसिबल है, ये वाले नॉन रिप्रोड्यूसिबल है, इनको आप वापस से नहीं ला पाओगे. लैंड लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है. अनलिमिटेड जो है, जो बार बार हम रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, वो होगा सनलाइट के थ्रू एनर्जी
और आपका मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो हम चीजें एक्सट्रैक्ट आउट कर पाएंगे जब हम उनको एज अ इनपुट डालेंगे, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छी तरह चले, तो उस सबको हम फर्स्ट ग्रुप में डालते हैं। यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी को भी फर्स्ट ग्रुप में डालते हो। बेसिकली वो सारी चीजों को अपने अंदर रखता है जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर इम्पोर्टेंट है। सेकंड के अंदर आप देखते हो मैकेनिज्म एंड सर्कमस्टांसेस लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके के एजेंसीज को यूज करते हो फॉर फिनिश एंड गुड्स एंड सर्विसेज, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली यहाँ पर आपके सारा प्रोसीजरल जो हिस्सा होगा आपके देश के अंदर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसीजरल पार्ट होगा, मैकेनिज्म होगा, वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। थर्ड होता है मेजर इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स एंड एनवायरमेंटल डिसीजंस। बेसिकली आपके जो है कहें तो इसमें कि आपके सारे इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स बेसिकली यहाँ पे असेंबलिंग होने वाली है। यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्शन है उसके रिसोर्सेज की असेंबलिंग होगी, तो यहाँ पे आपके डिसीजन मेकर्स आ जाएंगे, सारे पॉलिसी मेकर्स वगैरह आपके इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। फिर आप देखते हो कि फिजिकल रिसोर्सेज प्लस में ह्यूमन रिसोर्सेज और उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट जो है किसी भी देश की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है, बेसिकली आप जब अपने लैंड लेबर वगैरह के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, अपने मशीनरी लाते हो, तो वो सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आता है। टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, इन तीनों चीजों से क्या होता है, आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हो ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज का। इसकी वजह से जब आप अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी लाओगे तो आप मिनिमम मिनिमम आप इनपुट डालोगे और आपको मैक्सिमम आउटपुट या प्रॉफिट निकल के आता है। तो इसके लिए इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर पाते हो। जब आप देखते हो जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और फंडिंग्स बाहर के देशों से, इंटरनेशनल या डेवलप्ड कंट्रीज से, जब आपके देशों में नई नई फंडिंग्स आते हैं, वो हमें कुछ पैसे डोनेट करते हैं, देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या देख पाते हैं कि उनका जो बाहर के जो फॉरेन या डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमारे कंट्रीज के पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर अपना जो है इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इकोनॉमिक स्फेयर में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हमें मिलती हैं तो उनका क्या रोल रहेगा हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है। आप देखते हो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो भी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को लाइक इन्फ्लुएंस करते हैं। खासकर अगर हम स्पेसिफिकली बताएं तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वेदर कंडीशंस की वजह से, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन पावर, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है। अगर आप देखते हो जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की या इकोनॉमिक्स की, तो हमें सीधा सीधा समझना है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, क्योंकि इकोनॉमिक के अंदर सारा काम ही प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ऊपर है कि आप आपकी एक पर्टिकुलर नेशन की जो कैपेसिटी कितनी है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, और आपके वहां के लोगों की डिमांड कितनी है, उनकी कंजम्पशन पैटर्न क्या है। ठीक है। जो पॉवर्टी होती है, जो गरीबी का जो ये साइकिल होता है जिसमें इंसान जो है फंस जाता है, वो भी हमारे नेशन की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव लिमिटेड कैपिटल, उनके पास कुछ ही हद तक कैपिटल आप देख पाते हो, उनके पास लेबर का यूज ज्यादा होता है, उनके पास लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, मतलब उनके पास एडवांस्ड मशीनरी नहीं होती है, एडवांस्ड मशीनरी नहीं होती है उनके पास, सिर्फ लेबर ज्यादा होता है उनके वहां पे, जो काम करने के लिए उन्हें लेबर चाहिए वो ज्यादा मिलता है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। और एक तरीके से उनकी जो डिमांड, क्योंकि वहां पे लेबर सस्ती भी मिलेगी आपको, जो है चीप रेट्स पे लेबर मिल जाएगी एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। फिर ऐसे देशों में आपको लो प्रोडक्टिविटी दिखती है क्योंकि वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स सी पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स जब हम बात करते हैं तो उनको हम 3 लेवल्स पे डिवाइड करते हैं, जो है रीजनल लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है। डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, वो हम देख पाते हैं कि नेशनल और रीजनल लेवल पे डेवलपमेंट की पॉलिसीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं और मिलजुल कर एक पर्टिकुलर नेशन को रूल कर पाती हैं। ठीक है।
आप देखते हो एक पर्टिकुलर पर्सन है DeSantis, उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर्स हमें प्रोवाइड करे थे और यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट है, आप किन्हीं को भी यूज करके अपने आंसर को और इलेबोरेट कर सकते हो। इनको इनका डिस्क्रिप्शन आपको जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ टर्म का नाम पता होना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वेस्टर्नाइजेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, गवर्नमेंट एंड स्टेट स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एंड स्टेबिलिटी। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स उन्होंने बताया जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जोन के अंदर हैं, जो कि हमारे देश की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके एक पर्टिकुलर नेशन में कितने सालों तक आजादी आजादी के लिए आप लड़े, या कितने टाइम तक आजादी रही, और आपके वहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन कितनी है, पॉलिटिकली आप कितने मॉडर्नाइज्ड हो, आपके वहाँ के आइडियाज और बिलीव्स क्या हैं, वहाँ पे आपस में गवर्नमेंट्स के अंदर स्टेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्टेबिलिटी या सिस्टम है, ये सब कुछ के बारे में बेसिकली आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और ये सारे फैक्टर्स आपके देश की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हो और भी बहुत सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री का क्या पार्टिसिपेशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है देश के अंदर, ठीक है, बैलेंस और फ्रीडम देना एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को और जुडिशरी को, ठीक है, दोनों को एक साथ भी रखना और उनको अपने अपने लेवल पे फ्रीडम भी देते रहना। इंटरेस्ट एंड पीयर ग्रुप्स कंट्रीब्यूशन, आपस में हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर और करप्शन को कंट्रोल करने में, ये सब कुछ भी हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं जो कि हमारे देश की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी हमारे पास जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स में पॉलिटिक्स आ जाती है, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉलिटिक्स होती है वो आपकी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करती है, क्योंकि वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और वो आपकी आंसरेबिलिटी के लिए खड़े होते हैं। वहाँ पे पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, फॉर्मेट हो सकती हैं और इम्प्लीमेंट भी की जाएंगी, और वहाँ पर एक्सक्लूजन को डिक्रीज किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन को डिक्रीज किया जाता है बाय पॉलिटिक्स अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस। आप जो है अपने रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हो, उनको लाइक डिस्ट्रीब्यूट करते हो ध्यान से, और आप जो है इनजस्टिस अगर आप देख पा रहे हो तो आप इनजस्टिस को भी खत्म करते हो। आप देखते हो एक्यूमुलेशन और ग्रोथ भी आपकी पॉलिटिक्स के थ्रू होती है। पॉलिटिक्स जो है ना, वहां पर आपके सोशल और सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन भी होती है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ के हिसाब से सारा कानून और सब कुछ चलता है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और आप देखते हो कि आपस में इनइक्वालिटी या डिफरेंसेस अगर क्रिएट होते हैं तो उनको भी खत्म करने की कोशिश की जाती है बाय पॉलिटिक्स, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है सोशियो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। तो सोशियो स्ट्रक्चरल मतलब सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो है हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बनावट क्या है, हमारा ढांचा क्या है। ठीक है, जो तो जो ये डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, इट अकर्स विद इन अ सोसाइटी। हर सोसाइटी के अंदर, चाहे सोसाइटी का साइज कितना हो, समाज का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, ग्रुप्स का क्या साइज होगा वो मैटर नहीं करता, हर जगह पे डेवलपमेंटल प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं। सोसाइटीज के अंदर आप देखते हो तो सोशल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, वहाँ के खुद के अपने नेचर होता है, उनकी खुद की एक फंक्शनिंग होती है, और उसी के अनुसार जो है हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को देखा जाता है। सोसाइटी जो है वो नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। नॉन इकोनॉमिक मतलब ये हमारे इकोनॉमिकल जोन्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर प्रोडक्शन कंजम्पशन की बातें नहीं होती, यहाँ पर समाज के बारे में बात होती है, समाज के स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है। यहाँ पे आप देखते हो कि ग्रैनोवेटर ने जो है 3 मेजर इन्फ्लुएंस दिए थे, जो कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, डेवलपमेंट को भी निखारने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 इन्फ्लुएंसेस क्या थे, एक तो था सोशल नेटवर्क, दूसरा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट विद रिस्पेक्ट टू सोशल नेटवर्क, और ये तीसरा है ट्रस्ट। देखो, जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं, जो कम्युनिटीज के बीच में आपस में कनेक्शंस बनते हैं, लिंक्स बनते हैं, उनके थ्रू आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में हेल्पफुल रहता है। ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो क्योंकि आपस के सारे पॉलिसीज में और इंस्टीट्यूशंस के बीच में ट्रस्ट होना इज वेरी और इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर डेवलपमेंटल लाइक पूरा प्रोसेस, और इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करने में लाइक इन्फ्लुएंशियल होते हैं। आप देखते हो यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी आपके सोशल नेटवर्क के अकॉर्डिंग मिलता है। अब हम आगे चलते हैं।
हम्म। अब आप देखते हो कि ब्रुंटन लैंड रिपोर्ट के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा था। तो ब्रुनन लैंड रिपोर्ट ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तो हाईलाइट किया ही था, साथ में उन्होंने बताया था ग्लोबल सोसाइटल डेवलपमेंट्स के बारे में। उन्होंने ये बात पे जोर डाला था, एम्फसाइज किया था ऑन द नीड फॉर कंसीडरिंग ट्रांस सोसाइटी डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सोसाइटीज। एक तरीके से जब आप देखते हो किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर सप्रेशन होता है, लोगों को, कम्युनिटी को, ग्रुप ऑफ लोगों को, पीपल को जो है सप्रेस किया जाता है, धकेला जाता है नीचे, उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको उनके रिसोर्सेज नहीं दिए जाते, बाउंड्री मार्जिनलाइज किया कि वो पहले से प्रोन है पॉवर्टी की तरफ, एक्सप्लोइटेशन की तरफ, उनको और ज्यादा सप्रेस किया जाता है। एक्सप्लोइटेशन ऑफ अ सोसाइटी, इन मार्जिनलाइज सोसाइटी को और ज्यादा एक्सप्लोइट किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो हमारे पूरे के पूरे सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर देता है, एक बनावट देता है, दैट बेसिकली चेंजेस। और उसकी वजह से हमारे सोसाइटी की फंक्शनिंग के अंदर भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इसका मतलब जो सप्रेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, या एक्सप्लॉइट करना होता है, वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। जैसे कि आप देखते हो इंडियन सोसाइटी में आपने पहले के टाइम पे फ्यूडल सिस्टम देखा था। फ्यूडल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपको टैक्स भरने होते हैं और टैक्सेस होते हैं, और आपका एक ही आपका मुनार्क होता है, राजा होता है जो आपके ऊपर राज कर रहा होता है। और भी बहुत सारे आप इसके अंदर जो है चीजें देखोगे। ठीक है। तो पहले के टाइम पे इंडियन सोसाइटी ने जो है फ्यूडल सिस्टम को देखा, और आज के टाइम पे उस फ्यूडल सिस्टम का जो इम्पैक्ट होगा वो आज भी हमें देखने को बहुत सारी जगहों पे मिलता है। आप देखते हो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि सारी कंट्रीज आपस में बेसिकली अपनी बाउंड्रीज को खोलते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन जब अंडर डेवलप्ड नेशंस में कराई जाती है, तो वहां पर आप क्या देखते हो कि उनके पास ना कोई कैपिटल नहीं होता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, पर उनका कंजम्पशन पैटर्न इंक्रीज होता रहता है। उनके वहां का जो कंजम्पशन पैटर्न है, नीड्स इंक्रीज होती रहेंगी, पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। उसकी वजह से जो होता है वो ट्रैप में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप हो जाता है, जैसे श्रीलंका में हुआ। क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, उसके पास अपनी खुद की कैपिटल टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, पर उनकी कंजम्पशन नीड्स बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। रिजल्टेंट क्या होगा कि बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, उनकी सोसाइटी, उनके डेवलपमेंट के ऊपर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।